आपने भी कभी न कभी क्रिप्टो करेंसी के जरिए से करोड़पति बनने का सोचा होगा या इसमें इन्वेस्ट करने के हवाले से जरूर सोचा होगा। जाहिर है, जब हम उन लोगों को देखते हैं जो रातों रात गुर्बत से मिलियनर्स बन गए तो जहन में ये सवाल पैदा होता है कि ये क्या ऐसी चीज है जो लोगों को रातों रात अमीर बना देती है। लेकिन शायद इसके बरक्स ये बहुत से अमीर लोगों को रातों रात गरीब भी बना देती है। ये क्या चीज है और ये किस तरह से काम करती है? क्या ये वाकई एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन है या एक बबल जो कि किसी भी वक्त बस्ट हो सकता है? आइए इस वीडियो में एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। बात शुरू होती है 2008 में, जब दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था। बैंक्स कोलैप्स होने की तरफ जा रहे थे और लोगों का ट्रस्ट ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस पर से कम होता जा रहा था। इस क्राइसिस ने यह बात क्लियरली एक्सपोज कर दी थी कि सेंट्रलाइज्ड बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स कैसे पैसों को मिसमैनेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों का पैसा सेफ नहीं था। अक्टूबर 2008 में एक ऑनलाइन व्हाइट पेपर पब्लिश होता है सतोशी नाकामोटो के नाम से। कोई नहीं जानता ये कोई सिंगल पर्सन है या लोगों की कोई टीम है या इवन बस एक एआई है, जबकि उस पेपर का टाइटल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था, जिसमें लिखा था बिटकॉइन, अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। 3 जनवरी 2009 में सतोशी नाकामोटो के थ्रू फर्स्ट एवर बिटकॉइन ब्लॉक माइन किया जाता है, जिसे जेनेसिस ब्लॉक भी कहा गया। इस कोड के अंदर एक ऐसा मैसेज मौजूद था जो यूके के न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन गया था, जिसके अंदर वाज़े तौर पर बैंकिंग सिस्टम के फेलियर और एक नए फाइनेंशियल रेवोल्यूशन की तरफ वाज़े इशारा था। दुनिया में पहले बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन मई 2010 में फ्लोरिडा का एक लाज़लो नामी प्रोग्रामर करता है, जो 2 पिज़्ज़ाज ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए तकरीबन 10,000 बिटकॉइंस दे देता है। लाज़लो किसी ऑनलाइन बिटकॉइन फोरम पर 10,000 बिटकॉइंस की ऑफर करता है कि जो भी कोई उसको ये 2 पिज़्ज़ाज दे देगा उसे ये 10,000 बिटकॉइंस भेज देगा। बहुत मुश्किल से एक शख्स एक्सेप्ट करता है और उसे वो 2 पिज़्ज़ाज ऑर्डर करके भिजवा देता है, जिसकी कीमत तकरीबन $25 to $30 के आसपास होती है, और बदले में 10,000 बिटकॉइंस रिसीव कर लेता है, जिसकी वैल्यू उस वक्त ना होने के बराबर थी। अब अगर आज के टाइम के हिसाब से बिटकॉइन की पीक पर देखें तो वो 2 पिज़्ज़ाज की वर्थ $1 बिलियन से भी ज्यादा होगी। इस पर मजीद आगे बात करने से पहले बिटकॉइन के बारे में समझ लेते हैं कि ये बेसिकली है क्या। बिटकॉइन कोई फिजिकल चीज नहीं है, बल्कि ये एक प्योरली डेटा की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। यानी आप दुनिया में कहीं भी और किसी को भी बिटकॉइन बहुत इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी बैंक या रेगुलेटरी सिस्टम के। यही इसकी खास बात है कि ये डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन वैल्यू ट्रांसफर करने का एक अनोखा तरीका है। बिटकॉइन की फाउंडेशन एक तरह के पब्लिक लेजर पर बेस्ड है, जो हर बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा होता है। जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन हो जाती है, फिर उसके बारे में कुछ चेंज करना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है, जो इसकी हर बहुत खास और सिक्योरिटी के हवाले से हैरत अंगेज चीज है। इसमें ट्रांजैक्शंस इंतहाई ट्रांसपेरेंट होती हैं, यानी कोई भी जब चाहे किसी भी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर सकता है। दुनिया के तमाम इंडिपेंडेंट माइनिंग कंप्यूटर्स, जिन्हें नोड्स भी कहा जाता है, ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शंस की कॉपीज अपने पास रखते हैं। अगर कोई चीट भी करने की कोशिश करे तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट की कॉपीज उस चेन पर मौजूद तमाम नोड्स या कंप्यूटर्स के पास होती हैं, और जब तक हर नोड वो वेरीफाई न कर दे, कोई एक्शन भी अमल में नहीं आ सकता। अगर फिर भी कोई शख्स इस पे कुछ चेंजेस करना चाहे तो उसे मोर देन 50% टोटल माइनिंग पावर को कंट्रोल करना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है। अब सवाल ये है कि ये बिटकॉइंस आते कहाँ से हैं और कब तक आते रहेंगे। ये बिटकॉइन जिस प्रोसेस के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं उसे माइनिंग कहा जाता है। माइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाई कंप्यूटेशनल पावर के थ्रू बिटकॉइन के नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैथमेटिकल पजल्स और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, जो जाहिरन माइनर्स को नजर तो नहीं आता, लेकिन वो हाई कंप्यूटेशनल पावर उस सिस्टम को प्रोवाइड करके माइनिंग के प्रोसेस को अमल में ला रहे होते हैं। सक्सेसफुल माइनर्स जब माइनिंग के थ्रू उस ट्रांजैक्शन की चेन पर एक न्यू ब्लॉक ऐड कर देते हैं तो उन्हें रिवॉर्ड के तौर पर उस ब्लॉक में मौजूद तमाम ट्रांजैक्शन फी और बिटकॉइंस दे दिए जाते हैं। इन बिटकॉइंस की तादाद फिक्स होती है, जो हर 4 साल बाद हाफ होती जा रही है, जिसे हाफिंग भी कहते हैं। जब बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हुआ था, उस वक्त माइनर्स को पर ब्लॉक 50 बिटकॉइंस दिए जाते थे।
जबकि 2012 में यही चीज 25 बिटकॉइंस पर आ गई थी। इसी तरह से उसके 4 साल बाद 12.5 बिटकॉइंस पर ब्लॉक दिए जाने लगे और उसके बाद 2020 में 6.25 और इसी तरह से 2024 में तकरीबन 3.125 बिटकॉइंस दिए जाते हैं। अगर बात करें अगले 4 साल की यानी 2028 की, तब एक ब्लॉक माइन करने पर माइनर को मिलेंगे 1.56 बिटकॉइंस और इसी तरह से ये सिलसिला चलता जाता रहेगा जब तक के तमाम बिटकॉइंस खत्म नहीं हो जाते, जो कि 2140 में जाकर कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे और उसके बाद हर ब्लॉक माइन करने पर उस पर मौजूद ट्रांजैक्शन फीस ही मिल पाएगी। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है, यानी ना इसका कोई ओनर है और ना गवर्नमेंट्स इसको ओन करती है। बिटकॉइन की टोटल सप्लाई 21 मिलियन कॉइन्स तक रखी गई है। अभी 2025 में तकरीबन 19.6 मिलियन बिटकॉइंस माइन हो चुके हैं, जो कि टोटल सप्लाई का 93% बनता है, जिसके बाद सिर्फ 1.5 मिलियन कॉइन्स के आसपास ही बिटकॉइंस माइन होने से रह जाते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा मसला इसकी वॉलेटिलिटी है, यानी जो चीज आज $100 की है वो कल $50 की भी हो सकती है या $200 की भी। इसके अलावा ओवरऑल ट्रांजैक्शन स्पीड के हिसाब से भी बिटकॉइन काफी स्लो है, जो कि एक सेकंड में 5 to 7 ट्रांजैक्शंस ही हैंडल कर पाता है, जबकि ट्रेडिशनल फाइनेंस सिस्टम जैसे वीजा तकरीबन 1700 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड करने की सलाहियत रखता है, जिसकी वजह से फिलहाल डेली परचेजेस के लिए बिटकॉइन इम्प्रैक्टिकल सा नजर आता है। 2017 में बिटकॉइन $1000 से बढ़कर $20,000 तक जा पहुंचता है और फिर जल्द ही 80% तक क्रैश कर जाता है। इसी तरह 2021 में भी बिटकॉइन एक बड़े क्रैश से पहले $70,000 तक जा पहुंचता है। इस साइकिल के दौरान बहुत से लोग मिलियनर्स भी बने और बहुत ज्यादा लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया था। इस चीज की यही प्रॉब्लम है कि ये फंडामेंटल्स के बजाय इमोशनल ड्राइवर्स पर ज्यादा चलता है, जैसे सोशल मीडिया हाइप या FOMO यानी फेयर ऑफ मिसिंग आउट, यानी जब बाकी सब अमीर नजर होते आ रहे हो तो बस यही सोच कर कि हमें भी यही करना चाहिए, और जैसे कि सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स की देखा देखी। 2022 की एक रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 16% अमेरिकन ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था, जिसमें से 40% से ज्यादा लोग अपना सब कुछ गंवा चुके थे। बहुत से लोगों के लिए बिटकॉइन एक हाई स्टेक कैसीनो की तरह है, जहां जल्दी एंटर होने वाले या बड़े प्लेयर्स ज्यादा फायदा उठाते हैं, जैसे कि पिग बुचरिंग स्कैम, जिसमें लोगों के साथ रिलेशनशिप्स डेवलप किए जाते हैं और उनको कन्विंस किया जाता है इन्वेस्ट करने के लिए, या डीप फेक सेलिब्रिटी एड्स बनाना या फिशिंग साइट से प्राइवेट कीज चुरा लेना। बिटकॉइन रैंसमवेयर अटैक्स में भी इस्तेमाल होता आ रहा है, जिसमें क्रिमिनल्स बिटकॉइन में पेमेंट डिमांड करते हैं। 2021 में यूएस में द कॉलोनियल पाइपलाइन हैक के दौरान भी यही हुआ था और क्रिमिनल्स को तकरीबन $4.4 मिलियन के बिटकॉइन मिले थे, जबकि दूसरी तरफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जायंट्स जैसे ब्लैक रॉक और फिडेलिटी बिटकॉइन में ETFs भी ऑफर कर रहे हैं, जो कि एक वाज़ेह इशारा है बिटकॉइन की एक्सेप्टेंस का एक एसेट के तौर पर। 2025 या उससे आगे का फ्यूचर देखा जाए तो डिफरेंट चीजें बिटकॉइन पर असर डाल सकती हैं। बिटकॉइन पर हैविंग का भी एक इम्पैक्ट आ सकता है, जैसे 2024 में रिवॉर्ड्स को रिड्यूस करके हाफ कर दिया गया था और इसी वजह से प्राइसेस में एक बड़ा चेंज देखा गया था। आगे आने वाले सालों में इसके रिवॉर्ड मजीद हाफ कर दिए जाएंगे, जिसकी वजह से मुमकिन है प्राइसेस में काफी तेजी के साथ चेंजेस आ जाए। इसके अलावा सेंट्रल बैंक्स डिजिटल करेंसीज डेवलप करने पर भी काम कर रहे हैं, ऐसी डिजिटल करेंसीज जो सेंट्रलाइज्ड हैं, जो कि डिजिटल मनी की तरफ शिफ्ट होने का एक बहुत बड़ा सिग्नल है। जैसे चाइना के सेंट्रल बैंक ने जो डिजिटल करेंसी बनाई उसका नाम है द डिजिटल युआन, जो कि जनवरी 2022 में बनाई गई थी। इसी तरह से इंडिया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ने भी द डिजिटल रुपी के नाम से दिसंबर 2022 में अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी। पाकिस्तान स्टेट बैंक ने भी 2025 में ही CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायरेट लॉन्च किया है, जो अभी टेस्टिंग फेज में है।
सवाल यह है कि क्या बिटकॉइन कंप्लीटली फाइनेंशियल सिस्टम्स को रिप्लेस कर देगा या इन ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, और क्या हमें जैसे गोल्ड या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं बिटकॉइन में भी इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।